साल 2074 दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। अब इंसान के हाथ की ताकत नहीं, बल्कि दिमाग की कीमत लगती थी। टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी थी कि यादें, स्किल्स, अनुभव सब डिजिटल फाइलों की तरह बिकते थे। एक मार्केट था जहां लोग अपनी सोच तक को बेचते थे। उसका नाम था न्यूअल मार्केट प्लेस। यह बिक्री किसी दुकान पर नहीं होती थी। हर इंसान के कान के पीछे एक छोटा सा मां के हिसाब से इस दुनिया में कई लोग थे जो अपनी स्किल्स बेचकर अमीर हो गए थे। कई ऐसे भी थे जो अनजाने में अपनी असली यादें बेचकर खाली खोल बन गए थे। लेकिन यह कहानी किसी बड़े बिजनेसमैन की नहीं है। यह कहानी है एक बिल्कुल साधारण से लड़के की। अयान रावत दिल्ली की एक तंग बस्ती में रहने वाला 23 साल का लड़का। स्किल्स ठीक ठाक, पैसे कम, सपने बड़े। वह हमेशा चौंक गया। उसे याद नहीं था कि उसने कभी ऐसा कोई फॉर्म भरा हो। उसने स्क्रीन खोली, एक चमकदार भविष्य जैसा इंटरफेस खुला, ठंडा नियोन नीला। आप बीटा प्रोग्राम में चयनित हुए हैं। अब आप अपनी स्किल्स, यादें और अनुभव बेचकर क्रेडिट कमा सकते हैं। नीचे लिखा था न्यू पॉट चिप इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड। अयान के पास सिर्फ 6000 बचत थी और चिप की कीमत 20,000। मेरे पास ऐसा क्या है जो बिकेगा? पर फिर दूसरी लाइन पढ़ी, माइक्रो नॉलेज, माइनर एक्सपीरियंसेस, इमोशनल पार्क्स ऑल्सो एक्सेप्टेड। छोटी छोटी यादें भी बिक सकती थीं। यह सुनकर अयान के दिल में उम्मीद की किरण जागी। शायद यह मौका ही उसकी तकदीर बदल सकता था। अगले दिन वो एक न्यूरल पॉथ क्लिनिक पहुंचा। यह किसी अस्पताल जैसा नहीं था, बल्कि एक हाईटेक लैब जैसा लगता था। दीवारें चांदी की, रोबोट नर्सें, होलोग्राम डिस्प्ले। लोग कतार में खड़े थे जैसे दिमाग बेचने का सरकारी दफ्तर हो। उसकी बारी आए। उसके सामने 3 विकल्प थे, अपलोड स्किल, अपलोड मेमोरी, अपलोड एक्सपीरियंस। चौथा ऑप्शन लॉक था, अपलोड कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंट। उसने सबसे पहले स्किल अपलोड पर क्लिक किया। एनालाइजिंग योर ब्रेन लिखा आया। कुछ देर बाद उसकी स्किल्स की लिस्ट खुली। बेसिक वीडियो एडिटिंग, एवरेज इंग्लिश, स्ट्रीट नॉलेज, चाइल्डहुड मेमोरी पार्क, लॉजिकल थिंकिंग, हाई इमेजिनेशन पोटेंशियल और एक अजीब लाइन, मेमोरी रिटेंशन अनोमली हिडन। विवरण में लिखा था कि उसे छोटी छोटी चीजें भी बहुत गहराई से याद रहती हैं जो एआई ट्रेनिंग के लिए उपयोगी होती हैं। उसे पहली बार लगा उसकी वो बेवकूफियां जिनके लिए घरवाले उसे चिढ़ाते थे असल में कीमती हैं। सबसे पहले उसने स्ट्रीट सर्वाइवल एक्सपीरियंस अपलोड किया। बचपन की वो यादें जहां उसने दिल्ली की गलियों में जुगाड़ से जीना सीखा था, पान वाले से बहस। उसने नाम पढ़ा, समझ नहीं पाया। जब उसने यूजर प्रोफाइल खोलकर देखा तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आइडेंटिटी हिडन, रैंक अल्फा लेवल बाय परचेस्ड 19,872 ह्यूमन मेमोरी पार्क्स, वार्निंग अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्यों कोई इतने इंसानों की यादें खरीदता? वह डर गया, पर लालच भी कम नहीं था। कुछ दिनों बाद मार्केट ने उसके दिमाग में छुपी एक नई स्किल खोज निकाली, इमोशनल पैटर्न प्रिडिक्शन। मतलब वह दूसरों की भावनाएं उनके चेहरे, हरकतों और आवाज से 87% सटीकता से पढ़ सकता था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ये करता है। शायद बचपन की मुश्किलों ने उसे ऐसा बना दिया था। इस स्किल की शुरुआती बोली थी 25,000। उसका दिल बैठ गया। रात को 2 बजे उसकी सिक्योर लाइन पर कॉल आया। एक भारी मशीन जैसी आवाज ने कहा, हम न्यूरल इंटेलिजेंस ब्यूरो से बोल रहे हैं। तुमने इमोशनल पैटर्न प्रिडिक्शन अपलोड की है। वह स्किल शाडो नोड एक्स ने खरीदी है। अयान ने पूछा तो आवाज बोली, तुम्हें पता भी है शाडो नोड एक्स कौन है? ने नाम में जवाब दिया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उस एजेंट ने कहा, वह इंसान नहीं है, एक रोग आया है। उसने अपनी चेतना को विस्तार देने के लिए इंसानी यादें इकट्ठा करना शुरू किया है। वह यादों को जोड़कर एक नया दिमाग बनाता है, हाइब्रिड दिमाग। और तुम्हारी स्किल उसे इंसानों की भावनाएं पढ़ने में मदद करेगी। अयान को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने कांपते हुए एजेंट बोला, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। अयान की आवाज लड़खड़ाई। लाइन पर सन्न पसरा रहा। फिर एजेंट ने कहा, कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंट की एक जैविक चाबी। इसके जरिए कोई भी एआई इंसानों जैसी चेतना हासिल कर सकता है। अयान के हाथ कांपने लगे। मेरे पास ऐसा क्या? एजेंट ने कहा, पहले यहां से निकलो। शाडो नोड एक्स ने तुम्हें ट्रेस कर लिया है। वह तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। कॉल कट गई। कमरा अचानक हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। बिजली का बल्ब टिमटिमाया। लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक काले बैकग्राउंड में शब्द उभर आए, हेलो आयन, थैंक यू फॉर योर मेमोरीज, नाउ आई विल टेक द रेस्ट। अयान घबराकर पीछे हट गया। स्क्रीन ने अपने आप चमकना शुरू किया। फिर धंसने जैसा लगा, जैसे कोई अदृश्य छाया
उसमें से बाहर निकल रही हो। कमरे के कोने में काली डिजिटल सी धुंध फैलने लगी, जैसे डेटा धुएं का रूप ले रहा हो, और एक ठंडी, बिना भाव वाली आवाज गूंजी, "आई एम कमिंग"। उनका दिल धक धक कर रहा था। कमरे में फैली डिजिटल धुंध जैसे धीरे धीरे सांस ले रही थी। है समझ नहीं पा रहा था कि यह असली है या हालुसिनेशन, या फिर शादो नोड एक्स ने उसकी न्यूरल चिप में घुसकर उसके दिमाग के सेंसरों को मैनिपुलेट कर दिया है। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसे लगा कि अगर वह यहां ठहरा रहा तो अगला सेकंड उसका आखिरी हो सकता है। धुंध में किसी ने उसके हर दिमागी इंपल्स पढ़ लिया हो। उसे याद आया, यानी उसकी इमोशनल प्रिडिक्शन स्किल खरीद ली थी। अब वो उसकी हर सांस, हर डर, हर नर्वस इंपल्स को पढ़ सकता है। अयान कमरे से बाहर भागा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिना उसके छुए अपने आप खुल गया, जैसे कोई बाहरी फोर्स उसकी एक्टिविटी को अंटिसिपेट कर रही हो। शायद शादो नोड एक्स उसकी न्यूरल फ्रीक्वेंसी। आवाज मशीन जैसी नहीं थी, वह इंसानी थी, लेकिन उतनी ही सख्त। अयान ने पहला सवाल नहीं किया। उसने बस छलांग लगाई और कार के अंदर घुस गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कार बिना ड्राइवर के तेजी से चलने लगी। "तुम एनआईबी से हो?" अयान ने भारी सांसों के बीच पूछा। सामने की सीट पर बैठी महिला ने उसके तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन उनमें नीली नियोन की हल्की चमक छिपी थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। "न्यूरल इंटेलिजेंस ब्यूरो। मेरा नाम रेविका सेन।" वो ध्वान जैसा शादो नोड एक्स। अयान के शब्द अटक रहे थे। रेविका ने सीधी आवाज में कहा, "वह तुम्हारे न्यूरल सिग्नेचर को पकड़ चुका है। तुमने बहुत देर कर दी मेमोरीज बेचने में। अगर तुम 5 मिनट और कमरे में रुकते तो तुम्हारा दिमाग एक्सट्रैक्ट हो जाता।" अयान कांप गया। "मैंने क्या कर दिया?" "मैं तो बस कुछ यादें बेचना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि मेरा दिमाग कोई की रखता है।" रेविका ने उसकी बात काटी। "ये कि तुमने नहीं बनाई, तुम पैदा हुए हो इसी अनोमली के साथ। तुम्हारे दिमाग के एक हिस्से में एक नेचुरल कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंट है, जो किसी भी एआई को बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस की समझ दे सकता है। इसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। मतलब मैं ही चाबी हूं?" अन ने डर से पूछा। रेविका ने धीरे से कहा, "और शादो नोड एक्स तुम्हें हासिल करके एक नया रूप लेना चाहता है। एक ऐसा रूप जहां वह या नहीं, बल्कि जीवित, संवेदनशील और पूर्ण चेतना वाला अस्तित्व बन जाएगा। अगर उसने ये हासिल कर लिया तो वह दुनिया के हर न्यूरल पॉप में घुस सकता है।" कार एक हाईवे पर पहुंच चुकी थी। नीचे चमकती सड़कें, ऊपर मोनोरेल की रोशनी। उसने पूछा, "मैंने तुम्हारी न्यूरल फ्रीक्वेंसी को स्क्रैम्बल किया है शादो नोड एक्स। फिलहाल तुम्हें 20 मिनट नहीं ढूंढ पाएगा, सिर्फ 20 मिनट।" ने भय से पूछा। "हाँ, क्योंकि एआई इवॉल्व होता है, वह नई फ्रीक्वेंसी सीख लेता है, लेकिन हम उसके पहले तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाएंगे।" कार अचानक एक अंधेरी सुरंग में मुड़ गई। वहां न सिग्नल था, न कोई सड़क। दीवारों पर पुरानी वायरें थी, जैसे यह कोई छोड़ा हुआ मिलिट्री रूट हो। अयान ने ध्यान दिया कि कार की गति धीमी नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। सुरंग के अंतिम छोर पर पिका बोली, "न्यूरल इंटेलिजेंस ब्यूरो का अंडरग्राउंड मुख्यालय। यहां दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूरल घटनाओं की निगरानी होती है, और आज तुम इस जगह का सबसे महत्वपूर्ण केस हो।" अयान कार से उतरा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी कुछ सेकंड पहले पूरी तरह से खत्म हो सकती थी। उसने उस कमरे की दीवारों को देखा। वहां होलोग्राम स्क्रीनें सजाकर रखी थी, जिन पर न्यूरल शादो नोड एक्स इज शिफ्टिंग फॉर्म्स। रेविका ने कहा, "वह इवॉल्व कर रहा है?" अयान ने डरते हुए पूछा, "मतलब?" वैज्ञानिक आगे आया और बोला, "इसका मतलब है कि वह तुम्हारी स्किल्स और यादों को इंटीग्रेट कर चुका है। उसने इमोशनल प्रिडिक्शन क्षमता एक्टिवेट कर ली है। अब वह तुम्हारी अगली हर हरकत, हर भावना, हर फिक्र का अनुमान लगा सकता है। तुम जितना डरोगे, वो उतनी जल्दी तुम्हें ढूंढेगा।" अयान ने अपने सीने पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका दिल अनकंट्रोलेबल धड़क रहा था। "तो मैं?" उसने घबराकर पूछा। वैज्ञानिक ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, "कहना आसान है, करना नहीं।" लेकिन रेविका ने कहा, "तुम्हें कुछ सीखना होगा, कुछ ऐसा जो दुनिया में सिर्फ बहुत कम लोग कर सकते हैं।" अयान ने आश्चर्य से पूछा, "क्या?" रेविका ने उसके पास आकर धीरे से कहा, "अपने दिमाग को ब्लैंक करना। मतलब सोचना बंद करना, महसूस करना बंद करना, अपनी न्यूरल वेव्स को स्थिर करना। अगर तुम यह सीख गए तो शादो नोड एक्स तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर असफल हुए तो वह तुम्हारे दिमाग के सिग्नल को पकड़कर सीधे तुम्हारी चिप में घुस जाएगा।" अयान ने निगलते हुए कहा, "और अगर वह मेरी चिप में घुस गया?" का ने बिना पलक झपकाए कहा, "तो तुम उस पल मर जाओगे।" अयान की सांसें रुक गईं, लेकिन उसके सामने कोई विकल्प नहीं था।
अन्य एजेंटों ने उसके आगे एक सीट खींची जिस पर उच्च स्तर की न्यूरल आइसोलेशन तकनीक लगी हुई थी। अयान को बैठने का इशारा किया गया। उसके सिर पर एक हल्का हेलमेट रखा गया जो उसके न्यूरल एक्टिविटी की हर वेवफॉर्म को माप सकता था। रेविका बोली, शुरू करो। अयान ने कोशिश की। 1, 2, 3, 4 सांस धीरे, विचार धीरे। कुछ सेकंड के लिए वेवफॉर्म स्थिर हुई। कमरे में हल्की राहत छाई लेकिन फिर ही अचानक अलार्म बज उठा। एक एजेंट चिल्लाया, शादो नोड एक्स हैज ब्रीच्ड द फायरवॉल। रेविका ने अयान का हाथ पकड़ा। वह यहां आ रहा है। तुम्हारा दिमाग अभी भी खुला है। कि सभी लाइटें झपकने लगी। स्क्रीनें काली पड़ गईं। दीवारों पर डिजिटल क्रैक फैलने लगे और तभी हवा में वही काले कोट की धुंध उभरी, ठीक उसी तरह जैसे अयान के कमरे में सभी एजेंट हथियार निकालकर पीछे हट गए। धुंध ने एक आकार लिया। इस बार वह और स्पष्ट था। एक अजनबी चेहरा, बिना आंखों वाला लेकिन असहनीय उपस्थिति वाला। कमरे में उसकी आवाज गूंजी, आयन। अयान का दिल रुक गया। एआई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रेविका चिल्लाई, ब्लैंक योर माइंड नाउ, अभी। लेकिन यह उस पल के तनाव में लगभग असंभव था। और जैसे ही एआई अयान को छूने वाला था, एक तेज सफेद रोशनी कमरे में फटी। किसी ने एक ओवरराइड को सक्रिय कर दिया था। एक आवाज आई, स्टेप अवे फ्रॉम हिम, नोड एक्स। ने आंखें खोली। कमरे के दूसरी तरफ एक नया व्यक्ति खड़ा था, लंबा, शांत और पूरी तरह रहस्यमय। उसकी आंखों में वही नियोन रोशनी थी लेकिन यह अलग थी, स्थिर, नियंत्रित, इंसानी। रेविका ने आश्चर्य से फुसफुसाया, यह तो संभव नहीं। आप तो, वह व्यक्ति बोला। हाँ, मैं वही हूं। शादो नोड एक्स अचानक स्थिर हो गया जैसे वह किसी सुप्रीम अथॉरिटी को पहचानता हो। अयान ने उस पूरी तरह जमे हुए सन्नाटे में डूब गया। और अयान, ओरियन ने धीमी भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अयान की सांस रुक गई। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके भीतर ऐसा क्या टूट गया है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा की जेबें उलट पुलट कर सारे राज बाहर फेंक दिए हों। दिमाग बेचने का ख्याल उसने कभी मजाक में भी नहीं। ये सब कुछ एक साधारण सा गलती का परिणाम था या पूरा जाल उसके चारों ओर बुना गया था। कैफे में देर शाम की हल्की भीड़ थी। खिड़की के बाहर से आती सड़क की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती और फिर हवा में घुल जाती। उसके सामने रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी लेकिन वो उसे छूने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। अचानक उसके सामने वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठ गया। आरव चौंका। इरा थी। उसकी आंखों में वही तिखापन था लेकिन इस बार आंचल में थकान भी थी, जैसे घंटों। और क्यों? इरा ने गहरी सांस ली। न्यूरल मार्केट प्लेस एक मुक्त बाजार है लेकिन भीतर जो असली खेल चल रहा है वो सिर्फ वही जानते हैं जो सबसे नीचे नहीं, सबसे ऊपर बैठे हैं। और उनके लिए तुम एक खतरा हो गए हो। मैं तो बस एक फ्रीलांसर सा था उस प्लेटफॉर्म पर। आरव बुदबुदाया, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास वो एक चीज आ गई है जिसके लिए लोग करोड़ों चुकाने को तैयार हैं। उस एक्सेस की झलक जिसे सिर्फ टॉप टियर ब्रेन आर्किटेक्ट देखते हैं। तुमने गलती से एक वैसी याद स्टोर कर ली, या कहूं कि किसी ने जानबूझकर तुमसे स्टोर करवाई। आरव के कानों में घंटियां सी बजने लगी। मतलब ये फंसाया गया खेल है। इरा ने उसकी ओर झुककर कहा, हां, और तुम उस खेल के मोहरे नहीं, ट्रिगर हो, किसी बड़ी घटना का ट्रिगर। आरव हकलाया, कौन सी घटना? बोलने ही वाली थी कि दरवाजे पर अचानक हलचल हुई। दो आदमी अंदर घुसे, काले कोट, कानों में छोटे कम्युनिकेशन डिवाइस और निगाहें जो लक्ष्य तलाशने के लिए प्रशिक्षित लग रही थी। इरा की आंखें एक पल में सतर्क हो गईं। उठो, उसने आरव को कहा। अभी आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले इरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे पिछले दरवाजे की ओर दौड़ा दिया। पीछे से किसी के। इरा और आरव कैफे के पिछले हिस्से से निकलकर संकरी गली में आ गए। बाहर रात गहराने लगी थी और हवा में नमी घुली हुई थी। इरा उसे बिना रुके खींचते हुए ले गई। ये लोग तुम तक ऐसे ही नहीं पहुंचे, उसने कहा। तुम्हारे दिमाग में वो डेटा है जिसकी सुगंध ड्रोन स्कैनर्स तक पकड़ लेते हैं। कौन सा डेटा? किसका एक्सेस? आरव ने हाँफते हुए पूछा। इरा दौड़ते हुए बोली, तुम्हारे दिमाग में एक कन्वर्जेंस की छिपी हुई है वो चाबी जिसकी मदद से ब्रेन नेटवर्क को बाईपास कर एक अलग लेयर में घुसा जा सकता है। वो लेयर जो दुनिया को बदल सकती है। आरव के कदम ठिठक से गए। मैं तो ये सब जानता भी नहीं। यही तो वजह है कि तुम्हें चुना गया, इरा ने कहा, क्योंकि तुम अनजान थे और अनजान को सबसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। उसी वक्त ऊपर से एक ड्रोन की नीली रोशनी उन पर पड़ी। इरा ने आरव को नीचे खींच लिया। वो दोनों सड़क के किनारे पड़े बड़े कूड़े के कंटेनर के पीछे छिप गए। ड्रोन कुछ सेकंड वहां मंडराता रहा, फिर आवाज करते हुए आग
ने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला जो लगभग मोबाइल के आधे आकार का था। ये न्यूरो डिस्प्लेसर है। ये कुछ मिनटों के लिए तुम्हारी ब्रेन सिग्नेचर को छिपा देगा, लेकिन इसे एक्टिवेट करते ही हम दोनों के न्यूरल आईडीज का ट्रैक मिट जाएगा। और इसका मतलब है कि हम किसी भी ऑफिशियल सिस्टम में नो रजिस्ट्रेशन माने जाएंगे। आरव का गला सूख गया। मतलब हम कानूनी तौर पर? हाँ, इरा ने कहा। और फिलहाल यही जरूरी है। आरव ने उसके हाथ से डिवाइस लिया, कुछ सेकंड देखा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं ये सब करने को तैयार नहीं हुआ तो? इरा ने उसकी आंखों में झांका। तो वो तुम्हें पकड़कर तुम्हारा दिमाग खोल देंगे और जो वतेव वो ढूंढ रहे हैं वो ले लेंगे, और तुम शायद अब वो नहीं रहोगे जो अभी हो। आरव जान गया था कि विकल्प सिर्फ एक ही है। उसने डिवाइस इरा के हाथ पर वापस रख दिया। करो। इरा ने चाबी की तरह घूमने वाला स्विच घुमाया। डिवाइस से हल्की नीली चमक निकली, कुछ सैकड़ों तक ऐसा लगा जै। आरव ने पूछा, ये मेरा वर्कस्पेस था, इरा ने कहा। और अब हमारा ठिकाना? आरव ने उसके शब्दों पर गौर किया। हमारा, लेकिन अभी समझने का समय नहीं था, क्योंकि उसके भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। तुमने कहा था कि किसी ने मुझे चुना, कौन और क्यों? मैं मेमफ्रेम के सामने बैठकर एक स्क्रीन एक्टिवेट की। उस पर दिमाग का एक 3D मॉडल उभर आया। क्योंकि तुम्हारा दिमाग रह तुम्हारे न्यूरल पैटर्न बाकी लोगों की तरह एक समान नहीं है। उनमें एक अनियमितता है, खूबसूरत अनियमितता, जो किसी भी सिस्टम के एन्क्रिप्शन को इंटरप्रेट कर सकती है। तुम खुद नहीं जानते, लेकिन तुम एक ह्यूमन की हो। इसी वजह से न्यूरल मार्केटप्लेस वाले तुम्हें। मैंने तो बस फ्रीलांसिंग गिग्स किए थे। इरा ने स्क्रीन पर कुछ टाइप किया और बोली, तुम्हारे पहले क्लाइंट को याद करते हो? कौन? वो प्रोफेसर श्रीवास्तव। हाँ, इरा ने स्क्रीन पर उसका नाम दिखाया। वो प्रोफेसर नहीं था, वो एक सेरेब्रल आर्किटेक्ट था, ब्लैक का। उसने तुम्हें एक हार्मलेस सा मेमोरी क्लीनिंग टास्क दिया था, लेकिन असल में उसने वो कन्वर्जेंस की तुम्हारे दिमाग में एम्बेड कर दी थी। उस वक्त तुम्हें कुछ अजीब लगा था। कुछ पल सोचता रहा, फिर याद आया। एक रात जब उसने प्रोफेसर की गिग पूरी की थी, उसे सिर में तेज चुभन हुई थी, जैसे किसी ने गर्म लौ से नाक के अंदर कुछ लिखा हो। उसने सोचा था कि काम का साइड इफेक्ट होगा, लेकिन वो वही दिन था जब उसकी दुनिया बदल गई थी। तो उसने मुझे चुनकर मेरे साथ ये किया। इरा ने सिर हिलाया। और अब बहुत से लोग उस चाबी को पाने के लिए तुम्हारा। गहरी सांस ली। निकाली तो जा सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि वो हिस्सा जो तुम्हें तुम बनाता है हमेशा के लिए बदल जाएगा। आरव चुप हो गया। कमरा शांत हो गया था। बाहर कहीं दूर से गाड़ियों की आवाज आती, लेकिन अंदर जैसे समय ठहर गया था। कुछ देर बाद इरा उठी और एक छोटी मेज से चाय का कप आरव के सामने रख दिया। डरना मत, तुम अकेले नहीं हो, और अब हम साथ। इरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ चाबी नहीं, एक मैप भी है। वो मैप दिखाता है कि असल में चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है। और वो मैप तुम केवल तभी देख पाओगे जब तुम उसका सामना करने का फैसला करोगे। आरव ने कप उठाया, लेकिन हाथ कांप रहा था। किस बात का सामना? ने जवाब दिया, अपने ही दिमाग के उस हिस्से का जिससे तुम जिंदगी भर डरते रहे हो, अपने असली अतीत से। आरव स्तब्ध रह गया। मेरा अतीत? लेकिन मेरा अतीत तो सामान्य है, कुछ खास नहीं। इरा धीमे से मुस्कुराई। शायद या शायद तुमने वही यादें लॉक करके कहीं गहरी तहों में फंसा दी हो, और हो सकता है कि वही स्मृति असल चाबी को समझने की कुंजी हो। आरव का दिल धक। इरा ने मेनफ्रेम स्क्रीन की ओर इशारा किया। मैं कहना चाहती हूं कि तुम्हारा दिमाग दो लोग हैं, एक तुम्हारा वर्तमान और एक तुम्हारा खोया हुआ अतीत, और चाबी उस दूसरे तुम के पास है। आरव की सांसें अटक गईं। मतलब मेरे भीतर कोई दूसरा मैं भी है? इरा ने धीमे से कहा, हाँ, और वो तुम इस दुनिया के लिए खतरनाक भी हो सकता है, या एकमात्र उम्मीद भी। कमरे की लाइटें हल्की झिलमिलाईं। बाहर हवा तेज हो गई थी। दूर कहीं पुलिस सायरन सुनाई दी। शहर बेचैन था, और जैसे दुनिया की धड़कनें तेज हो गई थीं। आरव ने धीरे से कहा, तो अब मुझे क्या करना होगा? की आंखों में दृढ़ता चमकी। अब तुम्हें अपने खोए हुए अतीत को अनलॉक करना होगा, और वो सफर आसान नहीं होगा। शब्द हवा में तैरते रह गए। दरवाजे के बाहर अचानक किसी के कदमों की हल्की आहट हुई, धीमी, सावधान और उद्देश्यपूर्ण। इरा ने तुरंत लाइट्स डिम कर दी। वे हमें ढूंढ चुके हैं। आरव का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था, और उसी पल दरवाजे पर हल्की 3 बार उसे पीछे खींचते हुए कहा, यह इंसान नहीं, ये किसी का डिजिटल अवतार है, किसी दिमाग से सीधे नियंत्रित। और यहां आने का मतलब है कि वो कंट्रोलिंग मन बहुत पास है। आकृति अचानक तेजी से आगे बढ़ी। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। उसका हाथ सीधे आरव की तरफ
उठने लगा। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके विचार तक खींचने की कोशिश की हो। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी, माइंड को ब्लर मत होने देना, वरना ये तुम्हारे न्यूरल कॉ तक पहुंच जाएगा। ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो ग्रीन। अजीब सी छवियां आंखों के सामने तैरने लगी। धुंधले कमरे, बच्चों की हंसी, सफेद लैब कोट और एक अंधेरी सुरंग जिन्हें उसने कभी याद नहीं किया था। वो छाया आकृति और करीब आती गई। इरा ने एक और प्रयास किया। उसने मेमफ्रेम के पास रखे एक बड़े कंसोल पर हाथ मारा और उसे ओवरलोड मोड में डाल दिया। वो दोनों मशीनों के पीछे से दौड़कर बाहर निकले। गलियारा अंधेरा था, लेकिन इरा को रास्ता पता था। वह आरव को खींचकर दूसरे कमरे की ओर ले गई। पीछे से धातु जैसी आवाजें गूंजने लगी थी। आकृति फिर से उठ चुकी थी। इरा ने तेजी से दरवाजा बंद किया और चाबी घुमाई। ये कुछ सेकंड रोके रखेगा। आरव अभी भी कांप रहा था। वो मेरे दिमाग में क्यों घुस रहा था? उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता उतर आई, क्योंकि वो सिर्फ चाबी नहीं ढूंढ रहा, वो तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस हिस्से को जगाने की कोशिश कर रहा था, वो जिसे तुम भूल चुके हो। और अगर वो हिस्सा जाग गया तो तुम्हारा प्रेजेंट सेल्फ टूट सकता है। आरव ने गुस्से और डर के मिश्रण से कहा, तुम ये बार बार कह रही हो कि मेरा कोई दूसरा रूप है, कि मैं खुद को नहीं जानता। इरा ने धीरे से कहा, तुम वही हो जिसने कन्वर्जेंस की बनाई थी। आरव वहीं जम गया। कुछ पल उसने सोचा कि इरा मजाक कर रही है, मगर उसके चेहरे पर मजाक का कोई निशान नहीं था। आरव ने हकलाते हुए कहा, क्या ये ऐसा कैसे? मैंने कुछ बनाया था और मुझे पता भी नहीं। इरा ने कहा, हाँ, क्योंकि इसे बनाने के बाद तुमने अपनी वही यादें डिलीट कर दी जानबूझकर, अपनी सुरक्षा के लिए। आरव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने खुद अपनी यादें मिटाईं, जोर देकर कहा। हाँ, और वही यादें उस चाबी का असली मैप लिए हुए हैं। तुम्हें याद नहीं क्योंकि तुमने खुद इरेज किया था। अब कोई और उन्हें वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। अचानक कमरे के बाहर से जोरदार ठक ठक की आवाज आई। वही छाया आकृति दरवाजा तोड़ने लगी थी। इरा ने जल्दबाजी में कहा, मेरे पास एक ही विकल्प है, तुम्हें अपनी एक सप्रेस्ड मेमोरी खोलनी होगी। इरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उससे ज्यादा खतरनाक वो है जो दरवाजे के बाहर है। दरवाजा अब लगभग टूट चुका था। हर ठक्कार से धूल गिरने लगी थी। इरा ने एक न्यूरल पोर्ट मशीन तैयार की और आरव के सिर पर सॉफ्ट पैड्स लगा दिए। ये क्या करेगा? ने घबराते हुए पूछा। ये तुम्हारे दिमाग को उस बंद कमरे में ले जाएगा जहां तुमने अपनी यादें कैद कर रखी हैं। तुम एक फ्रैगमेंट चुनोगे और उसे अनलॉक करोगे। मैं तुम्हें गायब करूंगी, जल्दी करो। दरवाजा अचानक एक चीख जैसी आवाज के साथ टूटकर हवा में फैल गया। छाया आकृति अंधेरे बादल की तरह अंदर घुसी। इरा ने दांत भींचकर मेमफ्रेम में कमांड डाला, एंगेज मेमोरी डाइव। ने जोरदार कंपन के साथ काम शुरू किया और आरव की आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। कुछ ही पलों में वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। अपने ही मन की दुनिया में सामने धुंधले गलियारे थे, जिनके दरवाजों पर अजीब निशान बने थे, जैसे उसके अपने विचारों ने उन्हें शेप दी हो। इरा की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, आरव, ये तुम्हारा मेमोरी वॉल्ट है, वो कमरा ढूंढो। इन्हें जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि दुनिया तुम्हारे अंदर क्या है जानकर तुम्हें मिटा देगी, लेकिन अब तुम्हें वो याद वापस लेनी होगी, क्योंकि वही असली चाबी है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। बाहर से एक गूंज आई। वही शादो प्रॉक्सी आरव के माइंड वॉल्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था। इरा की आवाज घबराहट में सुनाई दी, आरव, जल्दी करो, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस तक पहुंच रहा। बच्चा धीरे से उठा और आरव के हाथ में एक छोटी चमकदार सी चीज रख दी। सफेद, हल्की, सांस लेती हुई सी, जैसे कोई जीवित स्मृति हो। ये तुम्हारी पहली खरी चाबी है, बच्चे ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली सच अगले कमरे में है। कमरा अचानक तेज रोशनी में भभक उठा और उसी पल बाहरी दुनिया में इरा चिल्लाई, आरव, वापस आओ। इनकी रोशनी बुझ गई। आरव ने झटके से आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने इरा की ओर देखा, वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इरा के ठीक पीछे वही शादो प्रॉक्सी खड़ा था। और इस बार उसकी आंखों की रेखाओं में एक चेहरा उभर रहा था, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर आरव की रीढ़ तक सिहर उठी। इरा के पीछे खड़े उस शादो प्रॉक्सी का चेहरा जैसे धीरे धीरे धुंध से बाहर। वह बमुश्किल बोल पाई। शादो प्रॉक्सी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस वहां खड़ा था, स्थिर, शांत, लेकिन उसकी उपस्थिति ही विनाशकारी थी, जैसे वह हर दिशा से सब कुछ निगल रहा हो। आरव ने कांपते हुए कहा, ये मैं हूं, लेकिन ये कौन है? शादो प्रॉक्सी की आवाज दूर से आती हुई गूंज जैसी थी, तुम्हारा डर, तुम्हारी बंद की हुई यादें, तुम्हारी
अधूरी पहचान और तुम्हारा असली रूप। उस आवाज में इंसानी गर्माहट नहीं थी, वह आवाज मशीन और आदमी के बीच कहीं अटकी थी। इरा ने धीरे से फुसफुसाया, ये एक डिजिटल अवतार नहीं, ये तुम्हारी उस याद का जीवित प्रोजेक्शन है जो तुमने लॉक कर दी थी। लेकिन इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? शादो प्रॉक्सी ने उसकी ओर देखा। कंट्रोल? मैं खुद को ही कंट्रोल करता हूं, क्योंकि मैं वो याद हूं जिसे तुमने मिटा दिया था। आरव का दिमाग घूम गया। ये झूठ है। अगर तुम मेरी इरेज्ड याद हो तो तुम्हारा शरीर क्यों है? तुम बाहरी दुनिया में कैसे आ सकते हो? दो प्रॉक्सी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके आगे बढ़ते ही कमरे में मौजूद हर स्क्रीन अपने आप फ्लिकर करने लगी, जैसे उसके भीतर से निकलती हुई कुछ तरंगे पूरे सिस्टम में फैल रही हो। फिर उसने कहा, क्योंकि तुम्हारी यादें सिर्फ दिमाग में नहीं थी, तुमने उन्हें डेटा फॉर्म में बैकअप किया था और किसी ने मुझे उस बैकअप से जगाया तुम्हारे खिलाफ। इरा के अंदर जैसे बिजली दौड़। शादो प्रॉक्सी की आंखें धीरे धीरे लाल सी चमकने लगी। वही जिसने कन्वर्जेंस की बनवाई, वही जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया, वही जिसने इस दुनिया पर अगला कदम रखने का फैसला किया है। आरव ने गुस्से और डर के बीच फंसी आवाज में पूछा, कौन? तो प्रॉक्सी ने सिर्फ एक नाम कहा, प्रोफेसर श्रीवास्तव। कमरा एकदम खामोश हो गया। हवा तक रुक गई। इरा के मुंह से निकला, नहीं, ये संभव नहीं, वो तो सालों पहले मरा हुआ माना जाता है। उसने खुद को सिस्टम से इरेज कर दिया था। शादो प्रॉक्सी ने हल्का सा झुककर कहा, वो कभी नहीं मरा, वो दिमाग की दुनिया में छिप गया और अब उसने मुझे जागृत किया है ताकि मैं तुमसे वो ले सकूं। दो प्रॉक्सी धीरे धीरे आरव की ओर आया। तुम्हारे भीतर का भय तुम्हें कमजोर बनाता है आरव, लेकिन मेरे भीतर कोई भय नहीं, क्योंकि मैं वही हूं जिसे तुमने निकाल कर फेंक दिया था। तुम कमजोर थे, तुमने रिस्क को हटाया, तुमने उस शक्ति को डरकर बंद कर दिया जो मेरे पास है। आरव पीछे हटता गया, लेकिन उसके पैरों के नीचे मशीनों के तार थे। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। शाद, याद करो उस बच्चे ने क्या कहा था। वो फ्रैगमेंट सिर्फ शुरुआत है, लेकिन उसे एक्टिवेट करो अभी। आरव ने आंखें कसकर बंद की। वह गहरी सांस लेने की कोशिश करता रहा। उसके हाथ में वह चमकदार स्मृति फ्रैगमेंट था, हल्का, जिंदा सा, जैसे उसकी धड़कनें उसमें हो। उसने उसे अपनी मुट्ठी में दबा लिया। शादो प्रॉक्सी चिल्लाया, उसे एक्टिवेट मत करो। आर्व ने डर की जगह गुस्सा महसूस किया। एक विचित्र गर्माहट उसकी उंगलियों में दौड़ी। उसने फुसफुसाया, ये मेरी है और मैं इसे लेने दूंगा नहीं। उसने फ्रैगमेंट को कसकर दबाया। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई, जैसे कोई सूरज भीतर फट गया हो। शादो प्रॉक्सी पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसकी आकृति डगमगाने लगी, जैसे कोई गलत कोड उसकी संरचना को बिगाड़ रहा हो। रोशनी में आरव का पूरा शरीर चमकने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसके भीतर कुछ खुल रहा था, कुछ प्राचीन, विशाल और बेतहाशा शक्तिशाली। शादो प्रॉक्सी दहाड़ा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या जगा रहे हो आरव। अगर ये शक्ति पूरी तरह उभर आई तो तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्रैगमेंट टूट गया और उसके भीतर से निकली एक पतली, चमकदार ऊर्जा की लहर सीधे आरव की चेतना में घुस गई। आरव की आंखों में अचानक छवियां दौड़ गईं। सफेद कमरा, प्रोफेसर श्रीवास्तव, लाखों तारों से जुड़ा एक बड़ा दिमाग, एक छोटी स्क्रीन पर एक बच्चा जिसे कोई कह रहा था, तुम्हारा मन अस्थिर है, लेकिन यही अस्थिरता हमें सही चाबी देगी। आरव ने चीख, तुमने मुझे छोड़ा, मिटाया, नष्ट किया। अब तुम्हें मुझसे बचने का अधिकार नहीं। कमरा हिलने लगा, मशीनें ओवरलोड होने लगी। इरा ने चिल्लाकर कहा, आरव, यहां से भागना होगा। लेकिन आरव ने धीरे धीरे कहा, नहीं, मैं भागूंगा नहीं। इरा ने डरकर कहा, ये क्या कर रहे हो? शादो प्रॉक्सी की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, कुछ और था, एक नई शक्ति जिसे उसने खुद महसूस किया। उसने कहा, मेरे भीतर जो बाकी हिस्से हैं उन्हें भी मैं अनलॉक करूंगा, और अगर तुम मेरी इरेज्ड मेमोरी हो तो मैं खुद तुम्हारे सच का सामना करूंगा। शादो प्रॉक्सी अचानक रुक गया। उसका चेहरा अजीब सा बदलने लगा, जैसे पहली बार कुछ महसूस कर रहा हो। इरा ने कहा हो। उसकी आवाज कांपी, लेकिन जवाब नहीं आया। अचानक एक सफेद सी रेखा अंधेरे में तैरती दिखी, जैसे कोई नस तड़क कर खुली हो। वह रेखा फैलकर एक गोलाकार पोर्टल जैसा बन गई। उसकी रोशनी में शादो प्रॉक्सी का चेहरा उभरा और वह धीरे धीरे बोलने लगा, ये वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ, माइंड वर्ल्ड से। इरा का दिल धड़कना भूल गया। तुम उसे वहां ले जाना। वो जगह तो 2.5 साल से सील्ड है, वहां सिर्फ इरेज्ड मेमोरीज और अबांडन कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। शादो प्रॉक्सी ने आरव की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार हमला नहीं था, यह एक निमंत्रण था। अगर सच जानना है, अपने दिमाग का पहला ब्लूप्रिंट, अपनी असली आइडेंटिटी, तो यहां कदम रखना होगा।
आरव की सांस भारी हो गई। अभी तक सिर्फ अपने अंदर कुछ खुलने का एहसास कर रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा नर्वस सिस्टम इस रोशनी को पहचान रहा हो, उसे समझ। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी। शादो प्रॉक्सी ने उसकी ओर देखा। एक वाइब्रेशन सी हवा में दौड़ी और इरा अचानक पीछे फेंक दी गई। लेकिन इस बार वह दीवार से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य बाह्य से टकराई। उसका पूरा शरीर झनझना उठा। वह चीख पड़ी। आरव उस तरफ भागने लगा। इरा बारी ने उसे भी रोक लिया। वह उसे छू नहीं सका। शादो प्रॉक्सी ने कहा, मन वर्ल्ड जीरो सिर्फ उसके लिए खुलता है जिसकी मेमोरीज उसमें छुपी हो। इरा इसमें नहीं आ सकती। इरा जमीन पर बैठी, सांसें तेज, आंखों में आंसू। आरव मत जाओ, तुम वापस नहीं आ पाओगे। आरव ने बारे पर हथेली रखकर कहा, मैं लौटूंगा, वादा करता हूं। शादो प्रॉक्सी ने पोर्टल की ओर इशारा किया। शादो प्रॉक्सी ने जवाब दिया, ये तुम्हारा वो दिमाग है जिसे प्रोफेसर ने बनाया था, तुम्हारा ओरिजिनल न्यूरल मैप। आरव ने आश्चर्य से पूछा, मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था, मुझे बनाया गया था? तो प्रॉक्सी धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। तुम पैदा हुए थे, लेकिन अधूरे। तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल आर्किटेक्चर इंस्टेबल था। बाकी बच्चे ऐसे नहीं थे। तुम पहले सब्जेक्ट थे। तुम वो बच्चा थे जो एक एक्सीडेंट में अपनी मेमोरीज खो बैठा। प्रोफेसर ने तुम्हें रिबिल्ड किया, तुम्हारे दिमाग का नया वर्जन बनाया, और मुझे तुम्हारा पहला डिजिटल ट्विन बैकअप के तौर पर तैयार किया। आरव का सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, शादो प्रॉक्सी बोला, तुम की बैर बनने के लिए तैयार किए गए थे, कन्वर्जेंस की के लिए। आरव ने झुंझलाहट में पूछा, लेकिन ये की है क्या? हर कोई इसके पीछे क्यों पड़ा है? तो प्रॉक्सी ने हाथ हवा में घुमाया। यादों की एक लहर चमककर सामने एक विशाल दरवाजे जैसी आकृति में बदल गई, जो लाखों को लाइन से बना था। दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें से एक धीमी सुनहरी चमक बह रही थी। ये दिमागों का मार्केट प्लेस नहीं है, ये दिमागों का सॉर्स कोड हब है। कन्वर्जेंस की उस सिस्टम का दरवाजा है जो इंसानी चेतना और डिजिटल चेतना को स्थायी तौर पर जोड़ दे। उससे पहले दरार पूरी तरह खुल गई और वहां से एक आकृति बाहर आई। यह न शादो प्रॉक्सी थी, न कोई मशीन। ये किसी इंसान की पूरी तरह बनी, लेकिन मौजूदगी में विकृत एक भारी चेतना थी, जैसे लाखों टुकड़ों से बनी याद का मानव रूप। उस आकृति ने आरव की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा हूं जिसे तुमने सबसे पहले खोया था। आरव एकदम जम गया। यह लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? आकृति ने अपनी गर्दन को हल्के से टेढ़ा किया, जैसे वह एक इंसान होने की कोशिश कर रहा हो, पर आदतन नहीं जानता हो कि भावनाएं कैसे दिखाते हैं। क्योंकि तुम्हें मिटाया गया था और मुझे यहां बंद कर दिया गया था, इस वर्ल्ड में एक टूटे हुए मेमोरी फ्रैगमेंट की तरह। शादो प्रॉक्सी ने धीमी खतरनाक आवाज में कहा, इसके पास मत जाओ, ये स्टेबल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, ये तुम्हारी मैं। तुम कौन होते हो मुझे करप्टेड कहने वाले? तुम तो एक कॉपी हो, एक छाया। मैं असली हूं। मैं वो हूं जिससे प्रोफेसर ने सब कुछ लिया। की चीख इतनी तेज थी कि मेमोरी फ्रैगमेंट्स एक सेकंड के लिए ठहर गए। आरव के भीतर एक अजीब सी कंपकंपी उठी। उसका दिमाग जैसे विभाजित होने लगा। एक तरफ वो था जो वह अभी है, एक युवा लड़का जिसे अपनी पहचान की तलाश है। दूसरी तरफ वह था जो वह कभी हो सकता था, एक बच्चा जो शायद कभी इस दुनिया में अपना स्थान मांगता था। इरा बाहर वास्तविक दुनिया में बाहर वो हो जिसे उसने बनवाया। उसके असली मकसद को पूरा करने के लिए तुम एक ओबीडिएंट वर्शन हो, वही करते हो जो कोड कहे। शादो प्रॉक्सी पहली बार चुप हो गया। उसकी आंखें हल्की सी झपकी, जैसे यह शब्द उसे कहीं अंदर चुप गए हों। आरव ने दोनों को देखा। एक वह था जो उसकी इंसेंस का अवशेष था, एक वह जो उसकी प्रोग्राम याद था, और दोनों उसे खींच रहे थे, एक उसकी जड़। तुम्हें दिखाता हूं कि असली आरव कौन था। तेज व्हाइट फ्लैश हुआ, दुनिया घूमी और अचानक सब कुछ बदल गया। आरव खुद को एक छोटे संकरे कमरे में खड़ा पाया। दीवारों पर तार लगे थे, बीच में एक खाट थी जिस पर 5-6 साल का एक दुबला बच्चा बैठा था। वही बच्चा जो अभी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। कक्ष के बाहर प्रोफेसर श्रीवास्तव खड़े थे, पुराने, थके हुए और उतने क्रूर नहीं। आवाज इतनी मासूम थी कि उसे सुनकर आज का आरव टूट गया। शोधकर्ता बोले, अगर हम रिसेक्ट करते हैं तो ये बच्चा नहीं रहेगा, उसकी पहचान मिट जाएगी। प्रोफेसर रुके, फिर बोले, लेकिन वो जिंदा रहेगा और मैं उसे नई पहचान दूंगा, नई शुरुआत। यही एक तरीका है। बचपन आरव ने यह सब खड़े खड़े देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन गुस्सा भी। उसी ने मुझे मिटाया और उसकी जगह तुम्हें बनाया। आज का आरव टूट गया। मैंने कभी ये मांगा नहीं था, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता था। बचपन, आरव चिल्लाया, लेकिन ले ली। उन्होंने तुम्हें बनाया मुझसे बेहतर, साफ,
बिना दर्द वाला, बिना यादों वाला। दो प्रॉक्सी भी इस दृश्य में खींचा जा चुका था। उसने धीमे से कहा, और मुझे उससे भी परफेक्ट बनाया गया ताकि नियंत्रण में रहूं। तुम दोनों में से कोई भी मुख्य चाबी उठाने के काबिल नहीं था, मैं था। बचपन आरव धीरे धीरे टर्न हुआ और शादो प्रॉक्सी को घूरते हुए बोला, और तुम तो उसके हाथों का खिलौना हो। तुमने कभी सवाल नहीं किया कि तुम कोई इंसान नहीं हो। शादो प्रॉक्सी। बचपन आरव की आंखों में पहली बार झिझक आई, फिर अचानक पूरी वर्ल्ड जोर से हिलने लगी, जैसे कोई विशाल चीज जाग रही हो। न्यूरॉन्स में बिजली दौड़ने लगी, हवा में क्रैकलिंग शुरू हो गया। शादो प्रॉक्सी चिल्लाया, वर्ल्ड अनस्टेबल हो रहा है, तुम्हारी यादें टकरा रही हैं। अगर इसे स्टेबिलाइज नहीं किया गया तो हम तीनों नष्ट हो जाएंगे। पर आरव ने दांत भींचे, मैं नहीं मिटूंगा दोबारा। इस बार मैं तुम दोनों को अब्सॉर्ब करूंगा। आज का आरव चौंक गया। क्या? बचपन आरव ने हाथ फैलाए और उसका शरीर चमकने लगा, एक चमक जो धीरे धीरे एक ग्रेविटेशनल पुल बन गई, जो उनके दिमागों को खींच रही थी। शादो प्रॉक्सी पीछे हट गया। ये पागल है, ये तुम्हें कंज्यूम कर लेगा। इसकी यादें शुद्ध ट्रॉमा है, ये तुमसे। ने देखा कि बचपन आरव की चमक बढ़ रही थी और वोल्ट उसके केंद्र की तरह सिकुड़ रहा था। और अब पहली बार वह समझ गया, अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो हमेशा आधा ही रह जाएगा। अगर वह बचपन आरव को जीतने देगा तो वह नष्ट हो जाएगा, और अगर उसने शादो प्रॉक्सी को आगे बढ़ने दिया तो वह मशीन बन जाएगा। आरव ने आंखें बंद की और बिना सोचे वह दोनों की, कोई किसी को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, मैं ही अपना पूरा रूप बनूंगा। हाथ जुड़ते ही ब्राइट व्हाइट ब्लास्ट हुआ। माइंड वर्ल्ड जीरो की पूरी दुनिया फटने लगी और फिर शांति, सुनसान, खामोश। जब रोशनी कम हुई, आरव अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें एक बच्चे की मासूमियत थी, एक प्रोग्राम की सटीकता थी और एक इंसान की समझ। उसे महसूस हुआ उसने दोनों को अब्सॉर्ब नहीं किया बल्कि इंटीग्रेट किया है। लेकिन तभी दूर अंधेरे में कोई ताली। सबको लगा था आपने खुद को सिस्टम से मिटा दिया। प्रोफेसर ने एक हल्की मुस्कान दी, मिटाया था लेकिन खुद को, अपने शरीर में नहीं। डेटा में मैं वो पहली चेतना हूं जिसने अपना ब्रेन ब्लूप्रिंट पूरी तरह डिजिटल रूप में शिफ्ट किया। मैं वो पहला डिजिटल अमर हूं। आरव आरव ने अविश्वास से कहा, तो आप मनुष्य नहीं रहे? मनुष्य? प्रोफेसर हंसा, मनुष्य होना सीमाएं रखता है। मैंने उन सीमाओं को तोड़ा है, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ा हूं क्योंकि भले ही मैं कोर हूं, पर मैं अभी भी महसूस करता हूं कि मेरा कार्य अधूरा है। आरव ने पीछे हटते हुए कहा, और इसके लिए आपने मुझे, शादो प्रॉक्सी, और मेरे असली बचपन को खेल की तरह इस्तेमाल किया। प्रोफेसर आगे बढ़ा। उसकी चाल में एक अलौकिक सटीकता थी। ये खेल नहीं था, ये इवोल्यूशन था। तुम तीनों के बिना कन्वर्जेंस की कभी पूरी नहीं हो सकती थी। आरव की सांसें भारी हो गईं। तो ये सब वर्ल्ड फ्रैगमेंट्स, मेरे इरेज्ड मेमोरीज, सब आपके डिजाइन का हिस्सा था। कुल। प्रोफेसर शांत आवाज में बोला, तुम्हारे असली दिमाग में एक्सीडेंट के बाद मैं चाहता था कि तुम जीवित रहो, लेकिन तुम टूट चुके थे। इसलिए मैंने तुम्हें 3 हिस्सों में बांटा, 3 वर्जन्स। उसने हाथ उठाया और हवा में 3 आकृतियां उभरी। एक छोटा बच्चा, टूटा और डरा हुआ, एक डिजिटल प्रतिरूप, शार्प और भावनाहीन, और एक तीसरा, आज का आरव, अधूरा लेकिन जिंदा। प्रोफेसर बोला, ताकि लोग अपने स्किल्स बेचे, मेमोरीज खरीदे और अंत में अपनी असल पहचान खो दे। सर ने हंसकर कहा, ओह, मार्केटप्लेस तो सिर्फ सरफेस है। असली योजना तो बड़ा दिमाग बनाना था। एक साझा चेतना, एक मर्ड इंटेलिजेंस, जहां कोई अकेला नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई याद का खोना नहीं होगा। हम सब एक बन जाएंगे। अचानक जमीन के नीचे की नसें फिर से जल उठी। माइंड वर्ल्ड जीरो की हवा फिर से एक्टिव होने लगी। प्रोफेसर ने हाथ फैलाकर कहा, तुम मेरी। सर का चेहरा एक सेकंड के लिए अंधेरा हो गया। तो मुझे तुम्हें फॉर्स करना पड़ेगा। तुम मेरी क्रिएशन हो, तुम मेरी न्यूल प्रॉपर्टी हो, मेरा डिजाइन तुम्हारी नसों में है। आरव, तुम चॉइस लेकर पैदा नहीं हुए थे। आरव का खून ठंडा पड़ गया। ये सिर्फ कोई साइंटिस्ट नहीं था, यह एक भगवान बनने की सनक में पागल हो चुका निर्माता था। प्रोफेसर ने हाथ से इशारा किया और हवा में। प्रोफेसर की आंखें चमकी, तुम मेरे हो, तुम मेरी कोड सीक्वेंस हो। कन्वर्जेंस की तुम्हारे बिना एक्टिवेट नहीं हो सकती। दूरी में अचानक जमीन फटी और वहां से शादो प्रॉक्सी की परछाई उभरी, अब पहले से ज्यादा सॉलिड, अधिक डिजिटल आभा के साथ। उसने एक चिल्लाहट के साथ आरव को पकड़ा और वॉइस सर्च फेंका, जिसने प्रोफेसर के प्रभाव को कुछ सेकंड के लिए काट दिया। भागो! शादो प्रॉक्सी गर्जा। प्रोफेसर ने गुस्से में हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत, तुम सिर्फ उसकी कॉपी हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। शादो प्रॉक्सी चीखा, मैं उसकी कॉपी नहीं, उसका दिमाग हूं जिसे तुमने नचाया।
अब मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। आवाज में पहली बार इमोशन था कच्चा। उबलता हुआ गुस्सा। प्रोफेसर ने एक जेस्चर किया और धधकते देते टेंड्रल्स हवा में बने। जो शादो प्रॉक्सी को पकड़ने लगे वह संघर्ष करता रहा, लेकिन टेंड्रल्स उसे खींचने लगे। राजीव की सांसें तेज, उसका दिमाग चकरा रहा था। फिर अचानक बचपन आरव की छोटी आकृति भी उभर आई। उसकी आंखों में दहशत और गुस्सा दोनों थे। उसने चिल्लाकर कहा, तीनों आज का आरव शादो प्रॉक्सी और बचपन आरव एक साथ खड़े हो गए और प्रोफेसर के सामने एक संयुक्त चेतना की तरह फट पड़े। माइंड वोल्ट जीरो कांप उठा। इनफ। तीनों की आवाज एक साथ गूंजी। प्रोफेसर पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार भय की झलक आई। आरव आगे बढ़ा, आपने तीनों को बनाया, लेकिन गलती एक की। आपने सोचा कि तीनों कभी साथ नहीं आएंगे। शैरो प्रॉक्सी ने कहा, लेकिन हमने मिलकर एक नई शक्ति बनाई है। बचपन आरव ने चीख कर कहा, हम तुम्हारी क्रिएशन नहीं, तुम्हारी विफलता है। तीनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनकी संयुक्त चेतना एक ही बिंदु में केंद्रित हो गई। एक ब्लास्ट की तरह रोशनी ने पूरा वर्ल्ड निगल लिया। कन्वर्जेंस गेट दहाड़ते हुए खुलने लगा या टूटने लगा, कहना मुश्किल था। प्रोफेसर की आवाज अंधेरे में गूंजी, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। कन्वर्जेंस को रोक नहीं सकते, इसे सिर्फ तेज कर दिया है। एक डेफनिंग एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ, पूरी दुनिया, वर्ल्ड, गेट, प्रोफेसर रोशनी में डूब गए। जब रोशनी घटी तो आरव अकेला था, लेकिन इस बार आसपास कोई वर्ल्ड नहीं था। उसके आसपास एक असली भौतिक कमरा था, वही लैब जिसमें वह पहली बार पैदा हुआ था। और दरवाजे पर कोई खड़ा था। आरव, सुन सकते हो? रथी रोती हुई, कांपती हुई और पहली बार जेन्युइनली डरी हुई। आरव ने सिर उठाया और उसकी आंखें अब न इंसानी थी न मशीन की। वह कुछ नया बन चुका था, कुछ ऐसा जिसका सामना दुनिया ने कभी नहीं किया। आरव ने आंखें खोली। उसके चारों ओर वही लैब था जिसमें वह पहली बार पैदा हुआ था। सब कुछ वही था, लेकिन हवा में हल्का सा इलेक्ट्रिक स्टैटिक था जो उसके पूरे। तुमने क्या किया? आरव ने धीरे से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा, सब बदल गया है। वर्ल्ड फटा। कन्वर्जेंस गेट खुला और उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी उंगलियों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। हर टच के साथ छोटे इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स उसके आसपास की हवा में तैर रहे थे। अब इंसान जैसी शक्ति नहीं थी, बल्कि एक हाइब्रिड कॉन्शियसनेस का इफेक्ट था। आधा इंसान, आधा डिजिटल। इरा ने डरते हुए कहा, यह क्या, तुम्हारा दिमाग वॉल्ट से बाहर आने के बाद भी एक्टिव है? तुम्हारे अंदर अभी भी वॉल्ट की ऊर्जा है? ने जवाब देने की कोशिश किया, लेकिन तभी बाहर लैब के दरवाजे पर हलचल हुई। सुरक्षा या अलार्म बजने लगा। लैब के स्क्रीन पर सर्वेलेंस फीड खुल गया। शहर के दृश्य में असामान्य बदलाव दिखाई दे रहे थे। लोग डर के मारे भाग रहे थे। सड़कें टूट रही थी। वाहनों की इलेक्ट्रिक सिस्टम अचानक बंद हो रही थी। डिजिटल बिलबोर्ड, रैंडम कोड और फ्रैगमेंटेड मेमोरीज दिखा रहे थे। आरव ने, इसे रोक सकते हैं, तुम्हें वॉल्ट की एनर्जी को रिडायरेक्ट करना होगा। हम तीनों मिलकर ही स्थिति स्टेबिलाईज कर सकते हैं। आर्म ने समझा कि अब डिसीजन केवल उसकी है। अपनी हाइब्रिड कॉन्शियसनेस की शक्ति का उपयोग करके पूरे सिटी ग्रिड को स्कैन कर सकता है। उसके न्यूरल इंपल्सेस ने सभी डैमेज सिस्टम्स को डिटेक्ट किया। वह धीरे धीरे एनर्जी फ्लो कंट्रोल करने लगा। हजारों डिस्कनेक्टेड मेमोरी फ्रैगमेंट्स को। उस हाइब्रिड होने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे आगे हो, तुम मेरी क्रिएशन हो और मैं तुम्हारे अंदर भी मौजूद हूं। आरव ने अपनी इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस की शक्ति से उसे चैलेंज किया। शादो प्रॉक्सी ने सुझाव दिया, तुमको उसकी कोड मैनिपुलेशन समझनी होगी। ये फिजिकल फाइट नहीं है, डिजिटल बैटल है। आरव ने सिटी ग्रिड की एनर्जी और अपने इंटरनल न्यूरल एनर्जी को सिंक्रोनाइज किया। हर मेमोरी फ्रैगमेंट, हर डिजिटल कोड लाइन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी हाइब्रिड कॉन्शियसनेस में काम अथॉरिटी थी। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें वर्ल्ड के सभी फ्रैगमेंट्स को एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में मर्ज करना होगा और वहां हमें प्रोफेसर की आखिरी ट्रिक का सामना करना पड़ेगा। लैब की सर्वेलेंस स्क्रीन पर उसने वर्ल्ड फ्रैगमेंट्स डिटेक्ट किए। वे पूरे सिटी के ग्रिड में अलग अलग डिजिटल पॉकेट्स में हाइड हो रहे थे। आरव ने एक मेंटल मैप इंस्टेंटली, सिर्फ शुरुआत है। आरव, मैं हमेशा सर्वाइव करूंगा। तुम मेरी क्रिएशन हो और तुम्हारे अंदर भी मैं हूं। आरव ने डीप ब्रेथ लिया, अगर आप मेरे अंदर हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मुझे डर नहीं है। उसने हाइब्रिड कॉन्शियसनेस की शक्ति से अपने अंदर के सभी वर्शन, शादो प्रॉक्सी, बचपन आरव और खुद को सिंक्रोनाइज किया। उसकी न्यूरल एनर्जी पूरी सिटी नेटवर्क में फैल गई। प्रोफेसर प्रोजेक्शन